Hello everyone, welcome to Study Sport. In this video, we are going to explore Henrik Ibsen's most powerful and controversial play, Ghost, first performed in 1882. तो सबसे पहले हम लोग इसके कंटेंट को देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्ले, देन अबाउट द प्ले राइट, उसके बाद इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, और उसके बाद इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स को, उसके बाद समरी एनालिसिस, और हम लोग समरी को एक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं. और हम लोग एक शॉर्ट समरी को डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने और आपको समझ में भी आ जाए. और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन भी प्रोवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे. हेनरिक इब्सन्स प्ले घोस्ट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1882. तो हेनरिक इब्सन का जो प्ले है घोस्ट, उसे सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1882 में, नोन फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल कंटेंट. और इस प्ले को जाना जाता है इसके कंट्रोवर्शियल कंटेंट के लिए एंड बोल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स. और जिस तरह से इस प्ले ने काफ़ी बोल्डली क्रिटिसाइज किया है सामाजिक मानदंडों को, उसके लिए भी इस प्ले को काफ़ी सराहा जाता है. Ghost is a powerful drama that explores themes of duty, morality and the consequences of hidden scenes. तो ये एक पावरफुल ड्रामा है जो एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ ड्यूटी को, मोरालिटी को और consequences of hidden scenes, मतलब कि छुपे हुए पापों के परिणामों को. Ibsen often referred to as the father of modern drama. इब्सन जिसे कहा जाता है कि वह फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा है, चैलेंज्ड, उन्होंने चैलेंज किया द मोरल वैल्यूज़ को, नैतिक मूल्यों को, एंड हाइपोक्रेसीज को, पाखंडों को ऑफ 19th सेंचुरी बॉर्जियस सोसाइटी थ्रू हिज प्लेज. तो हेनरिक इब्सन ने, जिसे आधुनिक ड्रामा का पिता कहा जाता है, उसने चैलेंज किया समाज के नैतिक मूल्यों को, और 19वीं शताब्दी के जो पाखंड थे, बॉर्जियस सोसाइटी में जो अमीर लोग थे उसे बॉर्जियस कहा जाता है, तो उन पाखंडों को उसने अपने प्लेस के थ्रू चैलेंज किया. नेक्स्ट है अबाउट द प्ले राइट. Henrik Ibsen 1828 to 1906 was a famous Norwegian playwright and poet. Henrik Ibsen एक famous Norwegian playwright and poet थे. He wrote many influential plays that looked critically at society's rules and expectations. उसने कई सारे influential plays लिखे जिसने critically society के rules को और expectations को उजागर किया. उनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स में इंक्लूड है A Doll's House, Hedda Gabler and An Enemy of the People. Ibsen's plays are still widely studied और उनके प्लेस को अभी भी वाइडली पढ़ा जाता है एंड परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर्स. सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मिसेस हेलेन एल्विंग. ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले की, जो कि एक विडो है ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द घोस्ट ऑफ हर पास्ट. ये एक वेल्दी विडो है जो कि ट्राई कर रही है अपने पास्ट के घोस्ट से भागने की, मतलब कि अपने पास्ट के कड़वी सच्चाइयों से भागने की कोशिश कर रही होती है ये इस प्ले में. देन है ऑसवाल्ड एल्विंग, मिसेस एल्विंग्स सन, एन आर्टिस्ट हु कम्स होम विद अ सीक्रेट इलनेस. ऑसवाल्ड एल्विंग मिसेस एल्विंग का सन है और ये एक आर्टिस्ट है, ये एक फेमस पेंटर था जो कि घर आता है एक सीक्रेट इलनेस के साथ. और ये जो सीक्रेट इलनेस है ये इसे वंशानुगत तौर पर इसके पिता से मिली हुई थी. फिर है पेस्टर मैंडर्स, अ फैमिली फ्रेंड हु रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़. पेस्टर मैंडर मिसेस एल्विंग का एक फैमिली फ्रेंड है जो कि रिप्रेजेंट करता है पारंपरिक नैतिक मूल्यों को. देन है रिजाइना एंगस्टेंट, अ यंग मेड वर्किंग फॉर मिसेस एल्विंग अनअवेयर ऑफ हर ट्रू पेरेंटेज. तो रिजाइना एंगस्टेंट एक नौकरानी है जो मिसेस एल्विंग के लिए काम करती है और इसे अपने ट्रू पेरेंटेज का पता नहीं है, मतलब इसे लगता है कि इसके माता पिता जोहाना और जैकॉब एंगस्टेंट है, बट रियली में ये डॉटर है मिस्टर एल्विंग और जोहाना की. नेक्स्ट कैरेक्टर है जैकॉब एंगस्टेंट, रिजाइना सपोज्ड फादर, अ कारपेंटर. ये रिजाइना के सपोज्ड फादर है, रियल फादर नहीं है, बट सबको लगता है कि जैकॉब एंगस्टेंट ही रिजाइना के फादर हैं. और ये एक कारपेंटर है जो ऑर्फनेज को बनाने में मदद करता है. नेक्स्ट पॉइंट है थीम्स. पहली थीम है हाइपोक्रेसी एंड मोरल डीके. हाइपोक्रेसी मीन्स होता है पाखंड और मोरल डीके का मतलब होता है नैतिक पतन. द डिफरेंस बिटवीन हाउ पीपल अपीयर एंड हाउ दे रियली आर. तो ये जो पॉइंट है हाइपोक्रेसी एंड मोरल डीके, ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से लोग खुद को अपीयर करते हैं, खुद को दिखाई देते हैं लोगों के सामने, बट वो रियली में कुछ और होते हैं.
नेक्स्ट थीम है हेरिटेंस एंड लेगेसी, हाउ पेरेंट्स एक्शंस अफेक्ट देयर चिल्ड्रन। हेरिटेंस मीन्स होता है विरासत और लेगेसी मीन्स होता है परंपरा। तो किस तरह से पेरेंट्स के एक्शंस उनके चिल्ड्रंस को अफेक्ट करते हैं, इस चीज़ से ये थीम डील करती है। नेक्स्ट थीम है फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता एंड कन्फाइनमेंट मीन्स बंधन, द स्ट्रगल बिटवीन सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस एंड पर्सनल डिज़ायर्स। और ये थीम डील करती है स्ट्रगल से, संघर्ष से, किनके बीच, तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल डिज़ायर्स के बीच। नेक्स्ट थीम है ट्रूथ एंड इल्यूजन। ट्रूथ मीन्स सच्चाई एंड इल्यूजन मीन्स भ्रम, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड हाउ थिंग्स सीम। तो वास्तविकता और किस तरह से चीज़ें दिखाई देती है, इसके बीच संघर्ष से ट्रूथ एंड इल्यूजन की थीम डील करती है। नेक्स्ट थीम है डिजीज एंड हेरिडिटी। डिजीज मीन्स रोग और हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता। बोथ फिजिकल एंड मोरल करप्शन, शारीरिक और नैतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, ये दोनों ही पास डाउन थ्रू जनरेशंस के थ्रू पास डाउन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इस चीज़ से ये थीम डील करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट वाइज समरी, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक्ट 1 को डिस्कस करेंगे। द प्ले बिगिंस इन मिसेस एल्विंग्स होम। तो प्ले की शुरुआत होती है मिसेस एल्विंग के होम से, वेयर सी इज प्रिपेयरिंग टू ओपन एन ऑर्फनेज इन हर लेट हस्बैंड्स नेम। मिसेस एल्विंग अपने घर में तैयारी कर रही होती है एक ऑर्फनेज ओपन करने की, और ये ऑर्फनेज किसके नाम पर होगी, इसके लेट हस्बैंड के नेम पर। पेस्टर मैंडर्स विजिट्स टू डिस्कस द ऑर्फनेज शोइंग हिज कंजर्वेटिव व्यूज। मिसेस एल्विंग के घर में फिर पेस्टर मैंडर्स की एंट्री होती है और वो डिस्कस करने आता है ऑर्फनेज के बारे में, और वो अपने कंजर्वेटिव व्यूज़ को रखता है। कंजर्वेटिव व्यूज़ का मतलब होता है रूढ़िवादी विचारधाराएं। मिसेस एल्विंग रिवील्स दैट शी इज यूजिंग हर लेट हस्बैंड्स मनी टू फंड द ऑर्फनेज टू इरेज हिज पेट लेगेसी। मिसेस एल्विंग बताती है पेस्टर मैंडर्स को कि वह अपने लेट हस्बैंड के पैसों को ऑर्फनेज बनाने में इसलिए यूज़ कर रही है ताकि वो इरेज कर सके, मिटा सके अपने लेट हस्बैंड के लेगेसी को, क्योंकि उसका जो लेट हस्बैंड था मिस्टर एल्विंग वो काफ़ी बुरा था, करप्ट था और उसके कई सारे अफेयर्स रह चुके थे पहले। वह अपने पति की बुरी विरासत को मिटाना चाहती थी, इसलिए वो ऑर्फनेज खोलना चाहती थी। इसके अलावा एक और रीज़न था ऑर्फनेज खोलने का, क्योंकि मिस्टर एल्विंग की सच्चाई तो मिसेस एल्विंग ही जानती थी, बट दुनिया की नज़र में मिस्टर एल्विंग एक अच्छा और एक आइडियल पर्सन था, जिस कारण से मिसेस एल्विंग चाहती थी कि उसके पति की, उसके लेट हस्बैंड की जो इमेज है वो दुनिया के सामने अच्छा ही बना रहे, इसलिए वो ऑर्फनेज को ओपन करना चाहती थी अपने हस्बैंड के नेम पर। ऑसवल्ड रिटर्न्स होम फ्रॉम पेरिस ब्रिंगिंग टेंशन। और इसी बीच ऑसवल्ड भी रिटर्न होता है पेरिस से। पेरिस वो पढ़ाई करने के लिए गया होता है और अब वो घर आता है और काफ़ी सारी टेंशन भी बढ़ जाती है क्योंकि उसे एक सीक्रेट इलनेस हो गई थी। फिर आता है हमारा एक्ट 2। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज स्पेशली बिटवीन मिसेस एल्विंग एंड पेस्टर मैंडर्स एज सीक्रेट्स कम आउट। तो अब एक्ट 2 में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं स्पेशली मिसेस एल्विंग के बीच और पेस्टर मैंडर्स के बीच में, क्योंकि अब सीक्रेट्स उजागर होने लगते हैं, सीक्रेट्स जो है वो सामने आने लगती है। ये सीक्रेट्स होती है मिस्टर एल्विंग के बारे में, क्योंकि उसके कई सारे अफेयर रह चुके थे पहले पास्ट में, और इसके अलावा मिसेस एल्विंग जो है इसका भी अफेयर रह चुका होता है पेस्टर मैंडर के साथ में। मिसेस एल्विंग टेल्स पेस्टर मैंडर्स अबाउट हर लेट हस्बैंड्स इमोरल बिहेवियर। मिसेस एल्विंग पेस्टर मैंडर को बताती है अपने लेट हस्बैंड के अनैतिक बिहेवियर के बारे में। ऑसवल्ड्स इलनेस इज हिंटेड एट। अब ऑसवल्ड का जो इलनेस है उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। एंड ही शोज इंटरेस्ट इन। ऑसवल्ड रिजाइना में इंटरेस्ट दिखाता है, नॉट नोविंग देयर ट्रू रिलेशनशिप। ऑसवल्ड और रिजाइना को पता नहीं है कि उनका रियल में क्या रिलेशनशिप है। एक्चुअली में ऑसवल्ड एंड रिजाइना ब्रदर सिस्टर हैं, क्योंकि ये दोनों मिस्टर एल्विंग के ही संतानें हैं, बट ये दोनों अनअवेयर हैं अपने ट्रूथ से। Mrs. Alving explains that she sent Oswald away to protect him from his father's influence. Mrs. Alving explain करती है कि उसने ऑसवल्ड को पेरिस इसलिए भेजा था ताकि वह अपने पिता के प्रभाव से उसे बचा सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसका फादर एक अच्छा आदमी नहीं था। अब हमारा एक्ट 3 स्टार्ट होता है।
The truth about Captain Alving's misconduct and Oswald's inherited illness is revealed. अब जो सच्चाई है कैप्टन एल्विंग की मिसकंडक्ट का मीन्स होता है दुराचार, और ऑसवर्ल्ड का इनहेरिटेड इलनेस जो है उसका जो वंशानुगत बीमारी है उसका सच्चाई सामने आ जाता है। द ऑर्फनेज बर्न्स डाउन, और जो ऑर्फनेज बनाया गया था मिस्टर एल्विंग के नाम पर वो भी जल जाती है। सिंबलाइजिंग, और ये सिंबलाइज करती है द एंड ऑफ इल्यूजन, ये सिंबलाइज करती है भ्रम के अंत की। और परसिस्टेंस ऑफ पास्ट सीन्स, और किस तरह से जो पास्ट के सीन्स बने रहते हैं, इन दोनों को ऑर्फनेज का जलना सिंबलाइज करता है। रिजाइना लर्न्स अबाउट हर ट्रू पेरेंटेज, अब रिजाइना को उसके खुद के पेरेंटेज के बारे में पता चल जाता है। वह जान जाती है कि उसके फादर मिस्टर एल्विंग और उसके मदर जोहाना थी। एंड लीव्स, और वो उस घर को, मिसेस एल्विंग के घर को छोड़ देती है फीलिंग बिट्रेड, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ धोखा दिया गया था, उसके साथ धोखेबाजी हुई थी, उससे सच छुपाया गया था। ऑसवर्ल्ड इन डेस्पेयर, अब ऑसवर्ल्ड काफ़ी दुखी हो जाता है और वो आस्क करता है अपनी मदर से टू हेल्प हिम, कि उसकी मदर उसकी हेल्प करे, टू एंड हिज लाइफ इफ़ हिज इलनेस वर्सेंस, अगर उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी मदर ऑसवर्ल्ड के लाइफ को एंड करने में उसकी मदद करे, ऐसा वो अपने मदर से कहता है। और यहाँ पे प्ले ख़त्म होता है और लास्ट में आता है कंक्लूजन। घोस्ट बाय हेनरिक इब्सन इज़ अ पावरफुल प्ले, घोस्ट जिसे हेनरिक इब्सन ने लिखा था वो एक पावरफुल प्ले है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सीक्रेट्स एंड लाइज विद इन अ फैमिली। और ये प्ले किस बारे में है कि क्या इम्पैक्ट होता है सीक्रेट्स का और झूठ का एक फैमिली के अंदर। इट शोज हाउ हिडन सीन्स कैन अफेक्ट फ्यूचर जनरेशंस एंड क्रिटिसाइजेस द मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। और इसके साथ ही ये प्ले दिखाता है कि किस तरह से छुपी हुई जो पाप होती है वो किस तरह से अफेक्ट करती है फ्यूचर जनरेशन्स को, आने वाली पीढ़ी को, और इसके साथ ही ये क्रिटिसाइज करती है मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी को। इसके साथ ही ये प्ले समाज की मोरल मानदंडों की आलोचना करती है थ्रू इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड डीप थीम्स। और इस प्ले के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, जटिल पात्रों के माध्यम से और इसके गहरे थीम्स के माध्यम से घोस्ट रीमेन्स अ रिलेवेंट एंड थॉट प्रोवोकिंग प्ले। और इसके जटिल पात्रों और डीप थीम्स के कारण ही, इसके जरिए ही ये प्ले अभी भी रिलेवेंट है और ये एक थॉट प्रोवोकिंग प्ले है। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो। इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसके PDF प्रोवाइड करा दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।